आतमजीत सर, जैसा अभी यूसुफ सर भी कह रहे हैं, संजय सर भी कह रहे हैं, भाई कांग्रेस पार्टी यूपी जोड़ो यात्रा निकाल रही है लेकिन खुद नहीं जुड़ पा रही है। मुद्दों पर उनको जो है प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, मुद्दों को लेकर के वो सड़क पर नहीं आ पाते हैं। तो जैसा संजय सर सवाल उठा रहे हैं वही सवाल कि क्या यात्राओं के सहारे ही जो है वो सत्ता वापसी हो पाएगी। दूसरा कि क्या जिस तरीके से लोग जो आज की तारीख में जैसा एनवायरनमेंट है, जैसा माहौल है, जो तमाम खबरें आती हैं, जो तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं देखा जाए, सोशल मीडिया देखा जाए, तमाम सारे लोग जो है वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस खुद अपने कार्यकर्ता नहीं खड़े कर पाती है। ऐसे में लोग उसके साथ कैसे जुड़े? और खासकर अगर हम यूपी के सीन में बात करें तो जिस तरीके की स्थिति कांग्रेस की है आज की तारीख में, क्या लगता है कि इन यात्राओं के सहारे और जिन अब जो नेतृत्व के करीबियों के चलते जिन लोगों को बाहर कर दिया गया था, उन मूल कांग्रेसियों को वापस करके कांग्रेस पार्टी अपने को खड़ा कर पाएगी यहाँ पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, कुछ प्रभावी हो पाएगी? राम प्रकाश जी, जो आपने बात कांग्रेस की दो चीजों से मैं इनको दो चीजों के पे अलग अलग बात करूंगा। एक तो कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में क्या पोजीशन है और इंडिया अलायंस का बीएसपी का आना इंडिया अलायंस को क्या फायदा नुकसान दे सकता है। तो ये दो मुद्दे अलग अलग हैं। जहां तक आपने कांग्रेस की बात की, जैसे संजय कुमार जी ने बताया कि कांग्रेस को अपना जमीनी कार्यकर्ता, अपना ब्लॉक पे अपने लोग, गांव देहात में अपना प्रचार प्रसार अभियान जो है वो शुरू करना पड़ेगा। लीडरशिप की जहां तक बात है, बहुत से लीडर कई अपनी पार्टियों बना के चले गए, कई दूसरी पार्टियों में चले गए। पिछले 25-30 साल में बहुत पलायन हुआ है कांग्रेस से, कोई मजाक की बात नहीं है। अब लीडरशिप जो है वो वहां पे एक रेमिनिसेंट कहते हैं कि एक बस उसका हिस्सा रह गया है। आप कह सकते हैं कि 1/10 हिस्सा जो है वो कांग्रेस की लीडरशिप का कांग्रेस में बचा है, बाकी बाकी सब उसमें से निकल गए। और जो उनके पुराने अध्यक्ष भी रहे, वो अध्यक्ष पद से जैसे ही मुक्त होते हैं, वो पार्टी में या तो विलुप्त हो जाते हैं या फिर वो संन्यास ले लेते हैं। तमाम एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, पिछले जितने भी कांग्रेस प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट रहे उत्तर प्रदेश में, आज कोई भी अजय राय के साथ खड़ा आपको नहीं मिलेगा। तो उस दिशा में कैसे काम होगा ये तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी तय करेगी, उनके पदाधिकारी तय करेंगे कि उनको कैसे आगे की लड़ाई लड़नी है, लोगों को कैसे जोड़ना है। और महिलाओं को जोड़ने के लिए प्रियंका गांधी ने बहुत अच्छा एफर्ट लगाया था, जब कहा था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो उसमें थोड़ा सा जन जागरण हुआ, महिलाओं ने, कई महिलाओं सांसदों ने और एमएलए ने और लोकल काउंसलर्स ने और चेयरमैनों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और कुछ संचार भी अच्छा हुआ। पर उसके बाद वो आधी अधूरी कहानी रह गई और 2022 इलेक्शन के बाद तो फिर उस पर कुछ काम ही नहीं हुआ। कहते हैं कि कुछ ही लोग जो हैं उस पार्टी को जो है सेंट्रल ऑफिस से चला रहे हैं और जो वो तय करते हैं वही होता है। तो लोकल लीडरशिप क्या करे उसमें? लोकल लीडरशिप तो चिट्ठियां लिख सकती है, लोकल लीडरशिप अपनी बात कह सकती है, अपनी प्रॉब्लम दे सकती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि जब तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी खुद सशक्त नहीं होगी, तब तक लोकल लीडर्स कैसे जुड़ेंगे, तब तक कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे वर्किंग शुरू होगी। तो बात यह है। अब आ जाते हैं इंडिया अलायंस की तरफ। कांग्रेस देखिए देश की सबसे बड़ी पार्टी है और पिछले 75 सालों में कांग्रेस ने हर स्टेट में वर्चुअली अपनी सरकार बनाई है, चाहे एक बार बनाई हो चाहे 4 बार बनाई हो, सरकार बनाई है। उसको हर स्टेट का पता है कि क्या वहां की राजनीति है, क्या वहां के जो हैं प्रमुख लोग हैं, किस तरीके से, किस तरीके से प्रशासन को चलाना है, शासन को चलाना है। कांग्रेस से ज्यादा एक्सपीरियंस किसी पार्टी के पास नहीं, सारी स्टेटों का मिलाकर। उस नजर से देखें तो ये इंडिया अलायंस जो है एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी को दे रहा है। अब क्योंकि आपका मुद्दा बीएसपी को लेकर है, बीएसपी जो है बहुजन समाज की पार्टी है। इसमें उत्तर प्रदेश में मेन तौर से जाटव और कुछ पिछड़े समाज के लोग जो हैं बीएसपी के साथ जुड़े हैं। एक समय पे तो मायावती जी का 20% वोट जो था वो सुनिश्चित था। 2007-8 तक कहा जाता था कि मायावती किसी को भी टिकट दे दे, 20% वोट तो उसको वैसे ही मिल जाएगा, उसके ऊपर का जो वोट है वो कैंडिडेट का है, ये कहा जाता था। अब अव्वल वो परसेंटेज वोट 12-13% रह गई है, पर अभी भी 12-13% वोट जो है वो कम नहीं है। और सिर्फ उनका प्रभुत्व खाली आप ये कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश में, ऐसी बात भी नहीं। वो मध्य प्रदेश में भी हैं, वो राजस्थान में भी हैं, वो पंजाब में भी हैं और इक्का दुक्का स्टेट्स और में भी उनका
प्रभाव है और उनके लोग हैं वहां जो काम करते हैं और वहां इलेक्शन पहले भी लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। अब इंडिया अलायंस में मेन मुद्दा आ जाता है सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसपे आज भी मीटिंग हो रही है और आगे भी आने वाले समय में 22 जनवरी के बाद मुझे लगता है ये मुहिम तेज हो जाएगी। एक बार प्राण प्रतिष्ठान हो जाए रामलल्ला के, उसके बाद जो है इंडिया अलायंस का जो एक्टिविटी है वो आपको ज्यादा दिखाई देगी और इलेक्शन अनाउंस होते होते तमाम बातें क्लियर हो जाएंगी कौन कहां खड़ा है। अब बीजेपी का आईटी सेल तो ये भी खबर चला रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो इंडिया अलायंस से नाराज हैं और हवाला सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जाता है कि रामगोपाल यादव ने पूछ लिया कि भाई मायावती जी अगर आएंगी तो समाजवादी पार्टी को सोचना पड़ेगा इंडिया अलायंस के लिए। तो मुझे एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी के पास चारा क्या बचा है इंडिया अलायंस के अलावा? अगर वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते हैं और ये सोचते हैं कि अगर उनको 28-29% वोट जो असेंबली इलेक्शन 2022 में मिला, जैसे संजय सिंह जी ने कहा, और वो मुसलमान वोट जो है उनके पीछे खड़ा है, तो वो उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि अगर आप उसके निकाय इलेक्शनों के रिजल्ट देखें मुरादाबाद में और जगहों पे, तो आप ये पाएंगे कि अब मुसलमान समाजवादी पार्टी को आंखें बंद करके वोट नहीं देगा लोकसभा में, वो उसको वोट देगा जो बीजेपी को हरा सके। और यही बात यादव वोट को लेकर है। यादव वोट का जो वर्चस्व है समाजवादी पार्टी का वो खाली उत्तर प्रदेश में, आपने मध्य प्रदेश के इलेक्शन में देख लिया, उन्होंने 60 कैंडिडेट खड़े किए, कितने यादवों ने उनको वोट दिया। क्योंकि अब मध्य प्रदेश में नए यादव खड़े हैं, वहां मोहन यादव बैठे हैं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं। तो उत्तर प्रदेश में अपना यादव वोट लेकर अखिलेश यादव नेगोशिएशन तो कर सकते हैं, पर अगर आप ये कहें कि अखिलेश यादव तय करेंगे कि 80 सीटों पर कैसे तय होगा मामला, तो वो उनका बहुत बड़ा गलतफहमी होगी। और बीएसपी की पोजीशन यहीं से निकलती है, क्योंकि बीएसपी भी चाहेगी कम से कम 50 सीटों पर लड़ना। तो उसमें अब उनको कैसे एडजस्ट किया जाता है? उनको मध्य प्रदेश में 2 सीटें एक्स्ट्रा दे दी जाए, उनको एक आधा राजस्थान में सीट दे दी जाए, हो सकता है उनके कैंडिडेट को एक हरियाणा में इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को, ज्वाइंट कैंडिडेट को खड़ा किया जाए। तो ऐसे कई फॉर्मूले हो सकते हैं जिसमें मायावती को यह कहा जा सकता है कि इंडिया अलायंस की तरफ से हम 50 सीटें तो आपको दे सकते हैं, पर अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 50 सीटें देना मुश्किल होगा। तो अब अवस्था 5-7 सीटें 10 सीटें आप अपनी और एडजस्ट कर लें, कहीं और से ले लें। तो ये तो अब बात रही बीएसपी की। और समाजवादी पार्टी का उनको रोक नहीं सकती इंडिया अलायंस में आने से, और इंडिया अलायंस आने से ये बात तय है कि अगर आप लोकल वहां सर्वे कराएं, उत्तर प्रदेश में आप तो लखनऊ में बैठे हैं, ईस्टर्न यूपी का मैं आपको बता दूं कि अगर बीएसपी इंडिया अलायंस में आ जाती है तो एक बहुत बड़ा धक्का बीजेपी को पड़ेगा, और जो मुसलमान वोट है, माइनॉरिटीज का वोट है, या जाटव समाज का वोट है, दलित समाज का वोट है, वो एकजुट होकर इंडिया अलायंस की तरफ अगर झुक गया तो 60 सीटों का जो बीजेपी सजो के बैठी है कि 60-65 सीटें तो हमारी कहीं नहीं गई, तो हो सकता है कि वो 35-40 पे ही रह जाए। और बहुत सारा विरोधाभास ओम प्रकाश राजभर को भी लेकर जो है बीजेपी हाईकमांड में है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को कहा गया था कि हम तुम्हें मिनिस्टर बना देंगे। आज 1.25 साल हो गया, वो अभी तक मिनिस्टर नहीं बने। उनको प्रोमिनेंट मिनिस्ट्री देने की बात की थी, इस वजह से उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी थी। और आप जानते हैं कि वो 12 सीटों पर अपना प्रभुत्व रखते हैं वोट गिरवाने का। हार और जीत के फैसले में 20-30 हजार वोट काफी होता है। तो 12 अगर लोकसभा सीटों में राजभर वोट है, या मौर्य वोट है, या निषाद वोट है, ये तय करता है कि कौन कैंडिडेट जीतेगा। तो इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा हो जाता है कि बीजेपी आने वाले समय में अपना ओबीसी वोट को कैसे प्रोटेक्ट करेगी। लास्ट में मैं ये भी कहूंगा कि जो नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार का बिहार से एक बड़े स्ट्रांग लीडर के रूप में ऑल इंडिया में निकलना, और आप जानते हैं वो कुर्मी समाज के जो हैं वो अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं, और कुर्मी समाज को ये नहीं है कि वो सिर्फ यूपी और बिहार में है, वो देश के अन्य राज्यों में भी है। और ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार आज की डेट में कुर्मी समाज के सबसे बड़े लीडर, और सबसे बड़ी चुनौती वो बीजेपी को इसी रूप में दे रहे हैं। और अगर नीतीश कुमार और ममता और मायावती अगर एक मंच पे खड़े हो जाएं, तो मैं ये आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि बीजेपी की कानों से धुएं निकल जाएंगे इन तीनों लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म पे देखकर। कांग्रेस की रिवाइवल हो सकता है 2024 में ना हो, 2027 के असेंबली इलेक्शन आते आते कुछ उनमें रीऑर्गेनाइजेशन हो, 2029 के लोकसभा आते आते वो फिर से अपने ट्रैक पर आ जाए।
पर अभी जो जैसे यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकारें बनी थी, 148 एमपी मेरे ख्याल यूपीए 1 में थे और 200 कुछ यूपीए 2 में थे, तो मैं कहता हूं कि अगर साउथ नॉर्थ मिलाकर कांग्रेस, अगर इंडिया अलायंस मिलकर 200 सीटें भी पा लेती है तो, और बीजेपी जो है कांग्रेस के बराबर खड़ी रहती है, तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना की जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, वाईएसआर जगन रेड्डी हो गए, नवीन पटनायक हो गए, और आपके बीआरएस के आपके चंद्रशेखर राव हो गए, तो ये तीन लोग मिलकर 50 सीटें, कम से कम 50-53 सीटों का ये लोग स्टेटस रखते हैं। पिछले इलेक्शन में 33 सीटें वाईएसआर जगन रेड्डी की आई थी, 13 सीटें मेरे ख्याल से उड़ीसा की थी और 10 सीटें करीब बीआरएस की थी, तो टोटल मिला के 56 सीटें हैं। ये 56 सीटें फ्लोटिंग सीटें हैं, और मैं कहता हूं अगर 50 सीटें भी ये तीन पार्टियां जीत के आती हैं, तो जो प्रमुख पार्टी होगी, जो नंबर में आगे होगी, ये 56 सीटें, 50 सीटें उन्हीं की झोली में गिरेंगी। तो 250 से 300 होना आसान है। अब 250 के आंकड़े पे रेस है। 200 और 250 के बीच में जो पहले आगे निकलेगा वही सरकार बनाएगा, मेरा ये मानना है। क्योंकि अगर आप जनाधार देखें, इस समय बीजेपी से कोई भी खुश नहीं है। आप किसानों को ले लें, किसानों की एक बड़ी मीटिंग कल अमृतसर में हुई, 2.5 लाख किसानों के साथ 18 किसान यूनियंस ने पंजाब की तय किया है कि 16 फरवरी को हम दिल्ली कूच करेंगे। एसकेएम की कॉल भी आ गई है कि 16 फरवरी को रूरल इंडिया में जो है वो बड़ा आंदोलन होगा, ट्रैक्टर मार्च होगी। उसके अलावा ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक में आपने देख लिया कि ट्रांसपोर्टरों को आश्वासन दिया गया है कि ये जो नई न्याय संहिता आई है, जिसमें ड्राइवरों को 10 साल की सजा या 7 लाख की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने का जो प्रावधान है, उसको हटाने की बात की जा रही है। महंगाई और बेरोजगारी के मामले पे बीजेपी कुछ ज्यादा कर नहीं पाई है। अपने पार्टी में प्राण फूंकने के लिए जो प्राण प्रतिष्ठान का अनुष्ठान करने वाली है, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। आपने देखा ज्ञानवापी मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर आने के बाद चुप्पी है। जिस तरीके से कांग्रेस का कार्यकर्ता 146 मेंबर पार्लियामेंट या ऑपोजिशन के एमपीज को निष्कासित करके 146 मेंबर पार्लियामेंट जो निष्कासित किया गया, उसके बाद कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा हो पाया, तो जंतर मंतर में एक प्रदर्शन हुआ प्लेकार्ड्स लेकर। उसी तरीके से ज्ञानवापी के मुद्दे पर या मथुरा के मुद्दे पर कोई ऐसा बड़ा आपने नहीं देखा कि लोग जो है सड़क पे निकल के और जय श्री राम की घोषणा कर रहे हैं, जय श्री कृष्ण की वंदना कर रहे हैं। तो पब्लिक भी अब समझ रही है कि अब राम का मुद्दा जो है वो इलेक्शन में वोट नहीं दिलवा पाएगा, राम के सहारे तो अब इनका काम नहीं चलेगा। तो इसलिए अब जातीय समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग, ये दो प्रमुख मुद्दे रहेंगे 2024 के इलेक्शन के। और जहां जाति समीकरण सही बैठ गया और सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला चल गया, वहां वो पार्टी जीत जाएगी। वो शाइनिंग इंडिया कैंपेन जैसे ध्वस्त हुआ था, वैसे ही ये मोदी जी की अपनी राजनीति है, ये इसी गलत फहमी में पीछे रह जाएगी, जिसमें उनको ये लगता है कि अब मोदी जी विश्व गुरु बन चुके हैं और वो देश को जो है वो विकसित बनाने में बस अगले 20 साल में हम विकसित होने वाले हैं। ऐसे कोई इंडिकेटर है नहीं इंडस्ट्री में, ना ऐसे कोई इंडिकेटर आज की डेट में मार्केट में है जो आपको ये कह दें कि हम देश की सबसे बड़ी विकसित इकोनॉमी 2047 में बनने वाले। तो सपने देखना अच्छी बात है, पर उस सपनों को हकीकत में साकार कैसे करना है, मुद्दा ये है। तो अब देखना पड़ेगा कि इंडिया अलायंस अब क्या कार्ड्स खेलती है। 22 जनवरी के बाद से मुझे लगता है ये चीजें जो है खुल के सामने आने शुरू हो जाएंगी। जी राम प्रकाश राय जी। आत्मजीत सर, मैं एक सवाल आपसे, चूंकि प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर के भी अभी एक मांग उठी थी बसपा की तरफ से, मायावती को घोषित कर दिया जाए तो इंडिया गठबंधन में जा सकती हैं। उधर समाजवादी पार्टी जो है वो अखिलेश को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए लगातार बार बार जो है कई तरीके के अभियान चलाती है। तो क्या बसपा के विरोध का, जो सपा विरोध कर रही है, उसकी एक वजह यह भी है कि अगर कुछ संभावना इस तरीके की बनती है तो ऐसे में मायावती की दावेदारी मजबूत हो जाएगी, और साथ ही साथ चूंकि सीट जब बसपा में भी रहेगी गठबंधन में तो सीट बटे रहेंगे, ऐसे में सीटें कम रहेंगी तो अखिलेश की दावेदारी कम हो जाएगी। देखिए, जहां तक वोट डिस्ट्रीब्यूशन की बात है कि बसपा का वोट सपा में ट्रांसफर नहीं हुआ जबकि सपा का वोट बसपा में ट्रांसफर हुआ, ये इंडिया अलायंस का वो नहीं है कि किसका वोट किस में ट्रांसफर हो रहा है। बात ये हो रही है कि मिलके इलेक्शन लड़ा जाए, और जो तमाम आपके लोग हैं फील्ड में या आपका जो काडर है, वो इंडिया अलायंस के लिए वोट मांगे, चाहे कोई कैंडिडेट हो।
अब वो वोट उसका ट्रांसफर होता है या नहीं होता है, ये बात तो तय है कि अब तो यूसुफ किरमानी साहब ने भी कह दिया कि मुसलमान सपा के पीछे नहीं खड़ा है। मैं तो बहुत टाइम से ये बात कह रहा हूं कि वो सिर्फ उन ताकतों के पीछे खड़ा है जो फिरका परस्त ताकतों को हराएं, सांप्रदायिकता को पीछे लेके आए। क्योंकि बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो सारी माइनॉरिटीज के खिलाफ है, खाली मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, क्या सिख और ईसाई जो हैं वो बीजेपी के साथ खड़े हैं? वो भी बीजेपी के साथ नहीं खड़े हैं। किसान आंदोलन में आपने देख लिया कि कथित किसान, अगर वो कथित किसान और खालिस्तानी थे तो आपने बिल क्यों वापस लिए? 2020 में आप सीए लेकर आए, उसके बाद आपने देखा पूरे देश में आंदोलन हुआ। यहाँ हमारे दिल्ली में जब हमारी बूढ़ी महिलाएं वहां बैठी शाहीन बाग पे, तो कह दिया गया ये तो पाकिस्तानी समर्थक हैं, पाकिस्तानी जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। अब चूंकि 2024 का इलेक्शन आ गया है और उसमें अब आप देख रहे हैं कि वहां पे न्याय संहिता लगने वाली है, आचार संहिता लगने वाली है, तो आचार संहिता से पहले आप सीए का पिटारा भी खोल दीजिए। क्योंकि आरएसएस के 3 ही प्रमुख मुद्दे थे कि राम मंदिर का निर्माण हो जाए और पूरे देश में यूसीसी लागू हो जाए, और तीसरी चीज जो है वो सांप्रदायिकता के आधार पे हिंदुत्व का एजेंडा जो है वो पूरे देशव्यापी हो जाए। तो दो तो आपने स्थापित कर लिया, हिंदुत्व का एजेंडा, अपनी पोजीशन क्लियर कर दी कि हम तो 40% वोटर के लिए काम कर रहे हैं, 60% वोटर हमारा है नहीं। तो देश का फेडरल स्ट्रक्चर आपने खत्म कर दिया। जिन स्टेटों में आपकी सरकार नहीं है उनको आप पैसा नहीं देते हैं, उनके साथ आप दुर्व्यवहार करते हैं, और जहां डबल इंजन की सरकार है उनको आप कुछ कहते नहीं है। वहां पे रेप करने वाले भी हैं, ब्रिजभूषण जैसे लोग भी वहां पे स्थापित हैं, और अजय मिश्रा टैनी जैसे लोग भी स्थापित हैं। क्योंकि वहां पे आपको असर नहीं है, आपको पता है कि राम के नाम पर वोट मिल जाएगा। तो ये जो हिंदूवादी सोच में ये सोचते हैं कि पिछले इलेक्शन में बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और बिहार और मध्य प्रदेश से जुड़े छत्तीसगढ़ और आपका जो छठी स्टेट है, क्या नाम है, झारखंड, तो ये 6 स्टेटों में 192 सीटों में आपके पास अगर 170-72 थी तो 95% सक्सेस रेट आपको फिर से मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी भूल है आपकी, क्योंकि करप्शन का मामला था, क्योंकि देश में विकास का मामला था, महंगाई का मामला था, बेरोजगारी का मामला था। जिन मामलों पे आपको सीटें मिली, आप इलेक्शन जीते, उन्हीं मामलों में अपने आप फिसल गए। आप ना किसानों के साथ न्याय कर पाए, ना उनकी किसानों की आय आपने दुगनी करी, ना माइनॉरिटीज को सुरक्षा दे पाए। अब आप कह रहे हैं कि हम सीए जो है नोटिफाई कर देंगे, सिटीजनशिप राइट्स। भाई क्या मुसलमानों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हिंदुओं को सिटीजनशिप दे सकते हैं, आप क्रिश्चियंस को दे सकते हैं, आप बौद्धिस्ट को दे सकते हैं, आप ईसाइयों को दे सकते हैं, तो आप मुसलमानों को क्यों नहीं दे सकते? तो ये जो बांटो और राज करो वाली बात है। और उसके बाद उन्होंने अग्निपथ स्कीम लेके आ गए, जो रोजगार के साधन थोड़े बहुत किसानों के बच्चों के लिए, कमेरों के बच्चों के लिए थे, आपने वो भी खत्म कर दिए कि 4 साल में फौज के बाद आप रिटायरमेंट हो जाइए और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करिए। फिर 2023 में आपने देखा पहलवानों का, आज भी 3 साल से चल रहा है। पिछले साल मैं खुद 40 दिन पहलवानों के साथ था। उन्होंने वादा किया था अनुराग ठाकुर, अमित शाह के कहने पर, कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, ब्रिजभूषण शरण सिंह के आदमी को जो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में बैठने नहीं देंगे। फिर उनके आदमी संजय सिंह जीत गए। आज देश के सारे पहलवान इस समय जंतर मंतर पे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और साक्षी मलिक का कहना है कि मेरे परिवार को फोन आया है ब्रिजभूषण के आदमी का, और उसने ये कहा है कि जल्द ही आपके फैमिली में किसी आदमी पर केस होने वाला है। धमकी दे रहे हैं वो। एक तरफ तो वो कहते हैं कि वो पहलवानी से संन्यास ले चुके हैं, और दूसरी तरफ वो उनको धड़ा धमका रहे हैं। और 2024 में, कल की बात बता दूं, जो नई आचार संहिता, जो 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 न्याय संहिता आई है, उसमें हिट एंड रन केस में जिस तरीके से ड्राइवरों पे 7 साल की सजा और 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माने की जो बात, 7 साल की सजा और 10 लाख के जुर्माने की जो बात आई है, उसमें ट्रांसपोर्टरों ने स्ट्राइक कर दी। जब आश्वासन दिया गया कि भैया इसको हम अभी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो ये आश्वासन वैसे ही झूठा आश्वासन है जो किसानों को दिया गया कि हम एमएसपी को देशव्यापी कैसा करना है, हम उस पर टर्म्स ऑफ रेफरेंस भेजेंगे और कमेटी बनाएंगे। आज तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं भेजी कमेटी, 24 मेंबर की अपनी बना के, उसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की। तो ये तो सरकार का काम करने का तरीका है। बंद लिफाफों में जो कोर्ट में अपनी दलील देता है, पेशकश करता है, वो क्या काम करेगा? और दूसरी बात, जिस तरीके से देश के माइनॉरिटीज को ये टारगेट करते हैं, अभी आप देख रहे हैं कनाडा में, अमेरिका में बड़ा क्लियर हो गया
जो उनका I5 है, नेशन जो अपनी इंटेलिजेंस जो है वो शेयर करता है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने हरदीप सिंह निज्जर का गुरुद्वारे के बाहर मर्डर करवाया और गुरुपतवंत सिंह पन्नू के मर्डर के लिए उन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट दिया। गलती ये हो गई कि जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया वो CIA का आदमी था, वो मोल था उनका, और उसने उसको एक्सपोज कर दिया। आज ये अपनी जान बचाते फिरते हैं। तो इनका काम ही यही है, सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए देश में विध्वंस पैदा करो और देश में सांप्रदायिकता का माहौल फैला दो, मेजोरिटेनिज्म अथॉरिटेरिज्म का माहौल फैला दो, और उसके बाद अपने चुनिंदा कॉर्पोरेट्स के साथ देश को लूट लो। चंद लोग मिलकर इस देश को लूट रहे हैं और सांप्रदायिकता का जहर जो है पूरे देश में फैला रहे हैं। इसके अलावा इस सरकार ने पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया। आप 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड और इनके मैनिफेस्टो निकाल लीजिए, और उसके बाद CAG को इन्होंने खत्म कर दिया। जब CAG के 2 ऑफिसर्स ने रिपोर्ट निकाली द्वारका एक्सप्रेसवे की कि 20 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए किलोमीटर की सड़क को 250 करोड़ रुपए किलोमीटर पे कैसे बिल किया गया, जब उन्होंने बात करी आयुष्मान कार्ड पे 17 हजार कार्ड एक ही फोन नंबर पे कैसे रजिस्टर्ड हैं, तो उन ऑफिसर्स को भी CAG से निकाल दिया गया। इलेक्शन कमीशन में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि CGI जो हैं वो उस कमेटी में मेंबर रहेंगे जिसमें EC का नियुक्ति होगी, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा और एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो इन्होंने बिल पास कर दिया 140 MPs को निकाल के कि भाई इसमें हमारा ही मिनिस्टर रहेगा, CGI नहीं रहेंगे, तो EC को भी अपने काबू कर लिया। तो जिस तरीके से देश की संस्थानों को इन्होंने खत्म किया, अकाउंटेबिलिटी खत्म की, तो ये तय है कि ये सिवाय अपने प्रॉफिट के और कुछ नहीं देख रहे हैं और बाकी लोगों को सिर्फ सांप्रदायिकता के जहर में ये उलझा देना चाहते हैं ताकि पीछे से वो कुछ भी माल लेके निकल जाएं और कोई उनको सवाल ना पूछे। जी राम प्रकाश।